आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश। जमीन मालिक ध्यान से पढ़ लें, एक एक बात। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह अभियान भूमि संबंधी अधिकारों की पारदर्शिता, विवादों के समाधान और अद्यतन अभिलेख तैयार करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसके अंतर्गत सभी चरणबद्ध प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा है। जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख 6 चरणों में इस कार्य को विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में भूमि अधिसूचना एवं विवरण तैयार करना है। बिहार की राजनीति में आज एक और आईपीएस की एंट्री वक्फ कानून लागू होने पर दे दिया था इस्तीफा। बता दें कि बीते कुछ दिनों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे मोहम्मद नूरुल हुदा के सियासी पारी शुरू करने की चर्चाएं चल रही थीं। अब इन पर चर्चाओं पर मुहर लग गई है। चर्चा थी कि हुदा हाल ही में संसद से पारित किए वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाने और पूरे देश में लागू होने को लेकर नाराज थे। यही वजह रही कि उन्होंने रेलवे में पुलिस महानिरीक्षक के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकारी कार्यों से मुक्त होने के बाद हुदा ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ अपनी नई पारी शुरू करने का निर्णय लिया था। बता दें कि पूर्व आईपीएस नूरुल हुदा का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था। पे पढ़ने में काफी तेज हुदा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय पुलिस सेवा में इनका चयन 1995 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद अब वे वीआईपी की सदस्यता ले चुके हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ हो सकते हैं 7 दल। राजद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और तीनों वाम दल भाकपा, माकपा और माले शामिल थे। इस तरह 5 दल साथ थे। वहीं इस बार 2025 के चुनाव में 7 दल महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। 2 नए दलों में वीआईपी और रालोसपा आ सकती है। वीआईपी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ थी। राजद ने तब अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दे दी थीं। हालांकि वीआईपी और रालोसपा इस गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो इन्हें समाहित करने में किसी न किसी को अपनी सीटों की कुर्बानी देनी होगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश, अब हर माह 4 दिन गांवों में रहेंगे शिक्षा अधिकारी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम 4 बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों पर लीपा गोबर। एक दिन पहले क्लासरूम की दीवारों पर प्रिंसिपल ने लगाया था गोबर। कहा था ठंडक रहेगी। 14 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रत्युष वत्सला कॉलेज की क्लासेस की दीवारों पर गोबर लीपती नजर आ रही हैं। इसे लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने गोबर लेकर प्राचार्य के कमरे में ही लीपने पहुंच गए। DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री कॉलेज के अन्य छात्रों को लेकर प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर पहुंच गए। हालांकि इस समय तक प्रिंसिपल वहां से जा चुकी थी।
ऐसे में स्टूडेंट्स का सामान कॉलेज की उप प्रधानाचार्य से हुआ, जिन्होंने छात्रों को रोकने की कोशिश की। नीतीश के बेटे से बड़ा वादा कर गए अमित अंकल, निशांत ने मीडिया के सामने कह दी अंदर की बात। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के दावे को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने दावा किया है कि इस साल के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उनके पिता राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, अमित अंकल, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि पिताजी के नेतृत्व में चुनाव होगा और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत लंबे समय बाद मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी नाम लिया, जो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत ने लोगों से आज फिर अपील की कि वे विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट दें। सीमा हैदर की बढ़ गई कमाई। 6 यूट्यूब चैनलों के साथ बन गई डिजिटल वर्ल्ड की सनसनी। सीमा हैदर साल 2023 में पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आने को लेकर सुर्खियों में थीं। अब डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि अपने 6 यूट्यूब चैनलों के साथ इस समय वह डिजिटल वर्ल्ड की सनसनी बनी हुई है। सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान को अलविदा कहा और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। यहां उन्होंने सचिन मीणा से शादी की, जिससे उनकी पहचान पबजी गेम के जरिए हुई थी। अब सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ मिलकर यूट्यूब पर कई चैनल चला रही हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले महीने में 45,000 रुपये कमाए थे, लेकिन अब उनकी यह आमदनी 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये हर महीने तक पहुंच गई है। अगर आपको सीमा हैदर और सचिन के बारे में जानकारी नहीं है तो विस्तार में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सारण में नया राजस्व अनुमंडल का होगा गठन, डीएम ने भेजा प्रस्ताव। प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने की दिशा में सारण जिला प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जिले में राजस्व और पुलिस अनुमंडलों के बीच एक रूपता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वर्तमान में सारण जिले में 5 पुलिस अनुमंडल कार्यरत हैं, जबकि राजस्व अनुमंडल की संख्या मात्र 3 है। इस असमानता के कारण प्रशासनिक तालमेल, विधि व्यवस्था तथा क्षेत्रीय विकास कार्यों में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि कम से कम एक नया अनुमंडल गठित किया जाएगा। साथ ही कुछ प्रखंडों को सदर अनुमंडल से अलग कर अन्य अनुमंडलों में शामिल करने हेतु भी विचार किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक सहूलियत, समन्वय और जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र पर पास की बीपीएससी परीक्षा, नौकरी मिलते ही अवैध संपत्ति बनाने में जुटे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में बुधवार को विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने सुपौल के तत्कालीन निलंबित अंचलाधिकारी सीओ प्रिंस राज के 2 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान इनके ठिकानों से अकूत चल अचल संपत्ति बरामद की गई है। अपने 6 वर्ष के सेवाकाल में प्रिंस राज ने आय से करीब 93% ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जित की है। यही नहीं, छापामारी में यह प्रमाण भी मिले हैं कि इन्होंने फर्जी मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र बनवाया, 4 साल उम्र घटाई और इसी के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक पास की। प्रिंस राज निलंबन के बाद फिलहाल कोसी प्रमंडल में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनके बारे में एसवीयू को प्रमाण मिले थे कि पद का दुरुपयोग कर इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एसवीयू की टीम ने बुधवार की सुबह इनके मधुबनी और शेखपुरा के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए मकान तोड़ने पहुंची टीम का विरोध। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। इधर बिहटा प्रखंड के श्रीरामपुर गांव के ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने से नाराज हो सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुकवा दिया। मंगलवार को जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी की टीम पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य के लिए मकानों को तोड़ने की तैयारी में थी, तभी ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अब तक केवल नोटिस मिला है, मुआवजा नहीं दिया गया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि सरकार का विकास कार्य हमें मंजूर है,
लेकिन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घर और दुकान तोड़ने नहीं देंगे। जानकारी के मुताबिक श्रीरामपुर मौजा के लगभग 40 से 50 मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। सभी को नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कई मामलों में दस्तावेजों की कमी या विवाद के कारण मुआवजा जारी नहीं हो पाया है, जबकि किसी भी वायरल खबर की पुष्टि द स्टेबल ज्ञान चैनल नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। थाने के सामने डीजे बजाने पर पुलिस ने रोकी दुल्हन की डोली, बारातियों ने लगाई गुहार, तब चालान के बाद छोड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीजे बजाकर दुल्हन की डोली निकालने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस ने न केवल डीजे को जब्त किया बल्कि बारातियों को भी थाने में बिठा लिया। इस दौरान दुल्हन विदाई के बाद ससुराल जाने के लिए थाने के बाहर गाड़ी में बैठी रही। पुलिस ने डीजे संचालक और कुछ बारातियों को हिरासत में रखा, जबकि दूल्हा दुल्हन को घर जाने की अनुमति दे दी। दुल्हन की विदाई के समय बारातियों ने तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू किया। जैसे ही डोली थाटीपुर थाने के सामने पहुंची, पुलिस ने पहले बारातियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बारातियों के न मानने पर पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया और डीजे संचालक दूल्हे के जीजा सहित कुछ बारातियों को थाने ले गई। दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, मिथिला में निवेश और विकास पर जोर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, संजय सरावगी और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में सभी जिलाध्यक्षों ने अतिथियों का पारंपरिक रूप से पाग, चादर और माला पहनाकर स्वागत किया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए एकजुट होकर मेहनत करने और जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी होगी, कौन और कहां कराएगा रजिस्टर? सरकार ने सीजेआई को बताई पूरी बात। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसे कौन रजिस्टर कराएगा। इस पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने पूरी बात बताई। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कानून में वक्फ सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह अब जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को राजस्व विभाग के साथ समन्वय करके पूरा करेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई वक्फ पर आए फैसले से सहमत नहीं होगा तो उसे कोर्ट जाने का भी अधिकार दिया गया है, जबकि पिछले कानून में ऐसा अधिकार नहीं था। तुषार मेहता ने कहा, हम वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म नहीं कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि अभी भारत में जगह जगह पर प्रदर्शन कर वक्फ बिल को हटाने की मांग की जा रही है। आए दिन रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन जारी है। प्राइवेट स्कूल के लिए नई गाइडलाइन जारी, शिक्षा मंत्री बोले, अब कोई ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। यदि कोई निजी स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट स्कूल केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की किताबों का ही उपयोग करेंगे। किताबों की सूची जिसमें लेखक, प्रकाशक और मूल्य की जानकारी शामिल हो। सत्र शुरू होने से कम 1 महीने पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। आपको बताते चले कि आए दिन प्राइवेट स्कूलों की कोई ना कोई खबर हमें सुनने को मिलती है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और गरीब लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जाने की खबर आती है। बिहार के इन 2 जिलों में बनेंगे 3 बाईपास, जाम में फंसे बिना शहर के बाहर से निकल सकेंगी गाड़ियां। बिहार के 2 जिलों के लिए खुशखबरी है। रोहतास और औरंगाबाद जिले में पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेन बाईपास बनने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
हालांकि जमीन अधिग्रहण का समाधान अभी नहीं हो सका है। इसकी प्रक्रिया जारी है। इन बाईपास के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और सफर भी आसान होगा। बिहार में एक ऐसा शिक्षक जिसे 30 साल तक नहीं मिली सैलरी, अब रिटायर होने के बाद इंसाफ की लगा रहा गुहार। बिहार में शिक्षा विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड स्थित चंद्रशेखर संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय लोहड़ी में पदस्थापित शिक्षक शिवाकांत पांडेय को 1995 से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक भी दिन वेतन नहीं मिला। 31 मार्च 2025 को वह प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका वेतन लंबित है। शिवाकांत पांडेय की पत्नी अंजू देवी ने जिले के लोक शिकायत निवारण केंद्र में न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 2018 में ही पटना हाईकोर्ट ने संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था। इसके बावजूद विभाग आंखें मूंदे बैठा है। इस सालों की जद्दोजहद और मानसिक तनाव के चलते उनके पति कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली के श्रमिकों की बढ़ गई सैलरी। बीजेपी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की। श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर जो घोषणा की गई है, ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन अब 18,456 रुपये होगा, जबकि स्नातक और उससे अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को 24,336 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। जबकि हमारे बिहार में आज भी ऐसा होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम ना के बराबर दिया जाता है। बहुत से जगह तो ऐसा होता है कि स्नातक पास छात्रों को भी किसी संस्था में 5 से 6 हजार रुपए मात्र जी मासिक वेतन दिया जाता है। आप सबको जैसा कि मालूम ही है, अभी हमारे भारत देश में फिर भी बेरोजगारी कितनी अधिक है। यहां लोगों को इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी के लिए सभी दफ्तरी और कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पर फिर भी इसके लिए बहुत कम पहल किए जाते हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां भी फॉलो जरूर कर ले, जिससे आपको रोज नई नई खबर मिलती रहे।